बीबीसी दुनिया में आज देखिए, डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच पहला मुकाबला। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट में चंद घंटे बाकी। 90 मिनट तक अलग अलग मुद्दों पर बहस कर वोटर्स को लुभाने की कोशिश करेंगे दोनों नेता। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में। मैं हूं सारिका सिंह। जानेंगे अमेरिकी चुनाव में क्यों इतनी अहम मानी जाती है प्रेसिडेंशियल डिबेट्स। लेकिन पहले हेडलाइंस। ईरान पर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने लगाया आरोप। कहा यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल के लिए ईरान ने की बैलिस्टिक मिसाइल की सप्लाई। कहा उकसावे भरा है कदम। विस्थापितों के कैंप पर इस्राएली हमले में मारे गए कम से कम 19 लोग। गजा में हमास के स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया दावा। इस्राएल ने कहा हमास के कमांडर्स को बनाया जा रहा था निशाना। मरने वालों की संख्या को भी बताया गलत। इंटरनेशनल रेड क्रॉस ने म्यांमार की सैन्य सरकार से कहा संघर्ष से जूझ रहे इलाकों में पहुंचाने दी जाए और राहत सामग्री। कहा म्यांमार में हिंसा के डर के बीच रहने को मजबूर हैं कई परिवार। लोगों को नहीं मिल रही है दवाएं और बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं। कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच होने वाले डिबेट में कौन किस पर हावी होगा, इस पर सबकी नजरें रहेंगी। राष्ट्रपति पद के इन दोनों ही उम्मीदवारों ने इस डिबेट के लिए काफी तैयारी की है। बहस को लेकर अनुभव के मामले में ट्रंप आगे हैं क्योंकि वो 6 बार इसमें हिस्सा ले चुके हैं, लेकिन कमला हैरिस की पहली डिबेट है। इसीलिए कमला हैरिस ने बाकायदा रिहर्सल की है। अमेरिका को लेके लोगों को क्यों है इस डिबेट का इंतजार, देखिए कवर स्टोरी में। और अमेरिका में आज रात सबकी नजर रहेगी उस बहस पर जो होगी कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच। ये पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट होने जा रही है। माना जा रहा है कि दोनों के बीच कड़ा मुकाबला होगा, जिसकी वजह ये डिबेट काफी अहम हो गई है। एबीसी न्यूज के प्राइम टाइम पर होने वाले इस डिबेट का आयोजन पेंसिल्वेनिया के फिलाडेल्फिया शहर में किया जा रहा है। कमला हैरिस का काफिला बीती रात इस शहर में पहुंचा। और इस बार के चुनावी कैंपेन की ये पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट नहीं है। इससे पहले जून में डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन का आमना सामना हुआ था। उस डिबेट में कमजोर प्रदर्शन को लेकर बाइडेन की काफी आलोचना हुई थी, जिसके बाद उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी छोड़ने का ऐलान कर दिया था। इससे समझा जा सकता है कि चुनाव के लिए डिबेट्स कितनी अहम होती हैं। ये डिबेट भारतीय समय के मुताबिक बुधवार सुबह 6 बजे होगी। 1.5 घंटे तक चलने वाले इस डिबेट के बीच 2 कमर्शियल ब्रेक्स भी होंगे और वहां दर्शक मौजूद नहीं होंगे। और नियम के मुताबिक जब कोई एक बोल रहा होगा तब दूसरे का माइक बंद कर दिया जाएगा। दोनों के बीच भविष्य में होने वाले डिबेट्स को लेकर अब तक कोई सहमति नहीं बनी है। ट्रंप चाहते हैं कम से कम 2 और डिबेट्स हों, लेकिन कमला हैरिस की टीम को तय करना है कि इस डिबेट के बाद अक्टूबर में एक और डिबेट में हिस्सा लेना है या नहीं। और ये डिबेट्स वोटर्स पर कितना असर डालती हैं, कैसे, इस बारे में बता रहे हैं न्यूयॉर्क में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार सलीम रिजवी। लोग ये देख रहे हैं कि भाई पॉलिसी के बारे में, मसलन महंगाई, अर्थव्यवस्था, इमिग्रेशन, इन सब पे क्या ये लोग दोनों कैंडिडेट्स कहते हैं। और डेमोक्रेट्स का ये कहना रहा है कि भाई अगर डोनाल्ड ट्रंप आ गए सत्ता में फिर, तो वो एक डिक्टेटर की तरह राज करेंगे। डेमोक्रेट्स के बारे में डोनाल्ड ट्रंप ये कहते रहे हैं कमला हैरिस के लिए कि भाई वाइस प्रेसिडेंट रही हैं और वो पिछले 4 साल में उन्होंने क्यों नहीं किया इन सब चीज़ों का जो अब जिक्र कर रही हैं वो, मसलन प्राइस राइज, इकोनॉमी और इमिग्रेशन के बारे में भी। तो ये सारी चीज़ें हैं, आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पे। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो रेस है वो इतनी कड़ी हो गई है। 48% है डोनाल्ड ट्रंप का पोल और 47% है कमला हैरिस राष्ट्रीय स्तर पर। लेटेस्ट पोल में 1 पॉइंट से लीड कर रहे हैं, तो बहुत कांटे का मुकाबला है। और 7 स्टेट्स कहा जा रहा है स्विंग स्टेट्स हैं, और इनमें ऐसे वोटर्स जो कि इंडिपेंडेंट हैं या जिन्होंने अभी अपना मन नहीं बनाया है कि किसको वोट देंगे, तो वो लोग को ज़्यादा ये फोकस किया जा रहा है दोनों कैंपेन द्वारा। और इस डिबेट में ये कहा जा रहा है कि भाई प्रोसिक्यूटर रही हैं कमला हैरिस, तो वो बड़ी आसानी से इस तरह से डील कर लेंगी और उन पर सवाल जवाब भी करेंगी और उन पर इस तरह के जो है हमले भी करेंगी सवालों की शक्ल में। तो ये सारी चीज़ें कही जा रही हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप भी एक बड़े सधे हुए हैं इस राजनीति के खिलाड़ी, और पिछले 2 बार 2016-2020 में वो प्रेसिडेंशियल डिबेट्स कर चुके हैं। और उनके लिए ये भी कहा जाता है कि वो बड़े अनप्रेडिक्टेबल हैं। भाई ये पता नहीं होता कि डोनाल्ड ट्रंप क्या कर देंगे और क्या कह देंगे, और या उनके एक्सप्रेशंस कैसे होंगे। तो ये सारी चीज़ें भी जो हैं वो देखी जाएंगी। अब सबकी नज़र अब से चंद घंटों में जो डिबेट शुरू होगा तो उसमें लगी हुई है सबकी। और पेंसिल्वेनिया, जहां ये डिबेट होगी, उसे स्विंग स्टेट कहा जाता है। यानी वहां के वोटर्स का झुकाव राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों में गहरा असर डालता है।
बीबीसी संवाददाता टॉम बेटमैन ने यहाँ के वोटर से बात करके जानना चाहा कि कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप की इस डिबेट को लेकर वो क्या सोचते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। ये ट्रेन एक वक्त अमेरिका की स्टील बेल्ट कहलाने वाली जगह से गुजर रही है। जैक और वेन ने यहाँ अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। उन्होंने सालों तक इन विशाल स्टील मिलों में काम किया है और अमेरिका के भविष्य को बनाने में अपना योगदान दिया है। लेकिन अब ये सब बीते दिनों की बात हो चुकी है। चुनावी सरगर्मी के बीच अब ये लोग दोनों पक्षों से इस बात को लेकर वादे सुन रहे हैं कि अमेरिकी उद्योग को कैसे पुनर्जीवित किया जाए। Harris, she's been there 3.5 years and has done nothing. Now all of a sudden she's going to do something. You know, I don't believe her. One day she's against fracking, then she's for fracking, then she's against it. So I can tell which way you're going to vote. Right here's the hat, buddy. Bit of a clue. Yeah, I'm 100%. If it's an honest election, he'll win. पेंसिल्वेनिया में चुनावी सरगर्मियां तेज हैं। अब ये दोनों ओर के चुनाव अभियान का केंद्र बना हुआ है। लेकिन जैसे ये राज्य शहरी और ग्रामीण इलाकों में बंटा हुआ है, वैसे ही यहाँ पुरुषों और महिलाओं की राय भी बंटी हुई है। मैं कैली और जोसेफ से मिला। इन्होंने बताया कि वो टीवी पर ट्रंप और हैरिस की बहस देखेंगे। मैं पहले डेमोक्रेट हुआ करती थी, पर अब नहीं। कौन ज्यादा बेहतर बोलता है, मैं उस पर जाती हूँ। ये एक ऐसा जोड़ा है जो ज्यादातर मुद्दों पर एक जैसी राय रखता है, लेकिन कई मुद्दों पर इनकी राय अलग है। जहाँ तक गर्भपात कानून की बात है, वो महिलाओं का अधिकार है। इस पर फैसला करना सरकार का काम नहीं है। Last time Trump took this county by a landslide. पिछली बार ट्रंप को इस इलाके में 2/3 वोटों की बड़ी बढ़त मिली थी। ग्रामीण पेंसिल्वेनिया पर उनकी पकड़ अच्छी है। जीतने के लिए हैरिस को शहरी इलाकों पर अपनी पकड़ मजबूत करनी होगी ताकि वो उपनगरों को जीत सके। Pennsylvania, now the critical battleground area. इस चुनावी जंग में पेंसिल्वेनिया अब एक अहम राज्य बन गया है। पेंसिल्वेनिया में गली गली, घर घर तक जाकर लड़ाई लड़ी जा रही है। डेमोक्रेट्स अपने वोटर्स से कह रहे हैं कि वो बाहर निकलें। ब्रिजिट गैस स्टेशन पर काम करती हैं। आज उनकी छुट्टी है। वो कहती हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को रोकने के लिए वो बाहर निकली हैं और घर घर तक जा रही हैं। ज्यादातर लोग महिलाओं के अधिकारों को लेकर चिंतित हैं। मैं खुद जानती हूँ कि 2 बेटियों की मां होने के नाते ये मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है और ये बहुत जरूरी है कि उनको इस चीज का अधिकार हो कि उन्हें अपने शरीर के साथ क्या करना है। और यहाँ स्थानीय मुख्यालय में ये लोग रणनीति बना रहे हैं। हमारी आज़ादी खतरे में है, क्योंकि मैं सच में ये मानती हूँ कि ये चुनाव हमारी बुनियादी आज़ादी और लोकतंत्र के लिए बहुत अहम है। मैं फिर से जैक से साप्ताहिक संगीत कार्यक्रम में मिला। यहाँ लोगों का कहना है कि वो कमला हैरिस और ट्रंप के बीच होने वाली पहली डिबेट जरूर देखेंगे। और कार्यक्रम में आगे दिखाएंगे ड्रोन से कैसे रोका जा रहा है HIV का संक्रमण। बात मध्य पूर्व की। बीती रात गाजा में विस्थापितों के कैंप पर हुए इस्राएली हमले की मध्य पूर्व के लिए संयुक्त राष्ट्र के दूत ने निंदा की है। यह हमला ऐसी जगह पर बने कैंप पर हुआ है जिसे ह्यूमैनिटेरियन जोन यानी सुरक्षित इलाका घोषित किया जा चुका था। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि इस हमले में 19 लोग मारे गए हैं। इस्राएली सेना का कहना है कि उसने यह हमला हमास के कमांड सेंटर को निशाना बनाते हुए किया था। मगर संयुक्त राष्ट्र के दूत टोर वेनेस्लैंड ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का हर हाल में सम्मान होना चाहिए। उन्होंने दोनों पक्षों से जल्द बंधकों की रिहाई और युद्ध विराम पर सहमति बनाने की भी अपील की। और इस इलाके में रह रहे लोगों और स्वास्थ्य कर्मियों के मुताबिक दक्षिणी गाजा में 4 मिसाइल हमले हुए थे। बीबीसी के मिडिल ईस्ट ब्यूरो चीफ जो फ्लोटो इस बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। इस्राएली सेना का कहना है कि वो हमास के आतंकियों को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने हमास के 3 सीनियर कमांडरों के नाम भी दिए हैं जो 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमले के मामले में शामिल हैं। लेकिन अल-मवासी में रहने वाले आम लोगों के लिए ये मामला अलग है। उनका कहना है कि टेंटों से भरे इस शहर में रात को उस जगह धमाके हुए जहां हजारों परिवारों ने टेंटों में शरण ले रखी थी। ऐसे में आसमान से हुए हमले से भला उन्हें कितनी ही सुरक्षा मिल सकती थी। और बात कीनिया की, जहां इस वक्त करीब 15 लाख लोग HIV संक्रमण या एड्स से जूझ रहे हैं।
हाल के सालों में कुल मामलों में कमी आई है, मगर युवाओं में नए संक्रमण के मामलों में कुछ तेजी ही देखने को मिली है। ऐसे में जिपलाइन नाम की एक ड्रोन कंपनी एक स्पेशल प्रोजेक्ट के तहत ग्रामीण इलाकों में HIV टेस्टिंग किट और दवाएं पहुंचा रही है। देखिए BBC संवाददाता मायरा अनूबी की रिपोर्ट। ये ड्रोन HIV की जांच करने वाली किट और दवाइयां ले जा रहे हैं। 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ने वाले ये ड्रोन इन सबको कीनिया के ग्रामीण इलाकों तक पहुंचा रहे हैं, मगर इन्हें अस्पतालों में नहीं बल्कि ऐसी जगहों पर भेजा जा रहा है जहां युवा ज्यादा तादाद में होते हैं, जैसे न्याय कोको में चल रहे इस फुटबॉल टूर्नामेंट में। Here you get the young people. यहाँ पर युवाओं को जानकारी मिलती है जिससे वो सोच समझ कर फैसले ले सकते हैं। फिर उन्हें टेंट में आकर फ्री में ये सर्विस मिलती है। To get free services. उम्मीद है कि इससे स्वास्थ्य केंद्रों तक जाने की हिचक को भी दूर करने में मदद मिलेगी। ये ट्रांसजेंडर समुदाय जैसे उन समूहों के बीच ज्यादा हैं जिन्हें बहुत खतरा होता है। स्वास्थ्यकर्मी कॉन्डम, टेस्टिंग किट और दवाइयों की कमी होने पर और सामान मंगवा सकते हैं। सड़कें खराब होने या बाढ़ आने पर ट्रक तो रुक सकते हैं, मगर ड्रोन नहीं। ये सेल्फ टेस्टिंग किट्स हैं और वो कह रहे हैं कि उन्हें पता है कि इन्हें कैसे इस्तेमाल करना है। मैं उनसे पूछ रही हूँ कि क्या उन्हें पता है कि ये टेस्ट करना क्यों जरूरी है। तो इन्हें पता है। वो कहते हैं कि पता लगने पर वो अपनी जिंदगी के लिए बेहतर योजना बना सकते हैं। 1.5 साल में ये प्रोजेक्ट 80,000 युवाओं तक पहुंचा है और 4,000 से ज्यादा लोगों को इसी के कारण बचाव वाली दवाइयां देना संभव हो सका है। और ये है अकॉर्डियन, एक सुरीला वाद्य यंत्र जिसे आपने बॉलीवुड के कई गानों में भी देखा होगा। ब्रिटेन के लंदन में अकॉर्डियन की एक दुकान है। पूरे ब्रिटेन में अकॉर्डियन की खरीदारी से लेकर इसके रिपेयरिंग के लिए ये मशहूर है, लेकिन पिछले 40 सालों से चल रही ये दुकान अब बंद हो रही है। आखिर क्यों, जानिए वेंडी हरेल की इस रिपोर्ट में। पिछले 40 सालों से ज्यादा वक्त से इस दुकान से निकल रहा संगीत लंदन के लुईशम की ली हाई रोड की पहचान है। यहाँ अकॉर्डियन बेचे और ठीक किए जाते हैं। यह है क्लॉडिया अलोडी। ये उनके भाई अमीलियो की दुकान है, जिनकी सब लोग इज्जत करते हैं और उन्हें अकॉर्डियन का काफी माहिर कारीगर माना जाता है। ये काफी कमाल का सफर था, पर अब इसका असर मेरी उंगलियों पर पड़ रहा है। आप यहाँ से हवा भरते हैं और फिर साउंड आता है। अकॉर्डियन जब थोड़ा पुराना हो जाता है तो उसे सर्विस की जरूरत पड़ती है। फिर उसके पार्ट्स को या तो साफ किया जाता है या उन्हें बदला जाता है। ये काफी बारीकी का काम है ना? हाँ, मैंने तो ये लाखों बार किया है। इनके पिता जब 1951 में इटली से ब्रिटेन आए, तब उन्होंने लंदन में अलोडी अकॉर्डियंस की स्थापना की। मेरे पिता जब दुकान में काम और रिपेयरिंग कर रहे होते थे तो वो मुझे वहाँ मदद के लिए बुला लेते थे। फिर कहते थे कि तुम ये यहाँ से इसे पकड़ लो, और फिर मुझे कोई काम पकड़ा देते थे। और आप ये समझ नहीं पाते कि आपको उस वक्त काम देने के जरिए काम सिखाया जा रहा है। उन्होंने अपनी दुकान से स्टैटस को, शेरिल क्रो और सर पॉल मैककार्टनी जैसे संगीतकारों के म्यूजिशियंस को भी अकॉर्डियन बेचे हैं। पर अब अमीलियो के हाथ दुखते हैं और उन्हें अपने परिवार के साथ वक्त बिताना है, इसलिए भारी मन से वो इस दुकान को साल के अंत तक बंद कर देंगे। आप किस तरह की विरासत छोड़कर जा रहे हैं? मेरे पिता का नाम और उनका रुतबा सबसे बड़ी चीज है। मैंने कोशिश की कि उनके नाम को पूरा सम्मान मिलता रहे। उम्मीद है कि मैंने अपना काम पूरी शिद्दत के साथ किया और उनके नाम को सबसे ऊपर रखा। और चलते चलते आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट से जुड़ी जानकारी के लिए आप कल सुबह लॉग ऑन कर सकते हैं BBC हिंदी की वेबसाइट और ऐप पर। और कार्यक्रम से जुड़े किसी भी टॉपिक पर आप लिख सकते हैं। एक्स पर मेरा हैंडल है @BBC सारिका। BBC दुनिया के साथ कल 10 बजे फिर हाजिर होंगे। BBC हिंदी की वेबसाइट, ऐप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर लाइव।